Subject is fundamental of nursing, care of unconscious patient. When the patient is unaware of their surrounding and unable to respond, this is described as unconsciousness. Means patient जो पेशेंट अपने आजू बाजू के सराउंडिंग को अनअवेयर है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है अपने आजू बाजू में कुछ हो रहा है और वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस. ओके, सो मॉनिटरिंग दिस पेशेंट्स, how to monitor now. Non-invasive and invasive monitoring means patient जब भी ऑक्सीजन पे रहेगा और वेंटिलेटर पे रहेगा और बिना ऑक्सीजन के रहने वाला कोमैटस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, तो उसका मॉनिटरिंग करना है. ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, उनका रेस्पिरेटरी कंडीशंस मॉनिटर करना है. जो हाइपो में जाता है, हाइपोक्सिया मतलब लेस ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, तो उसको मॉनिटर करना है आपको. नहीं तो पेशेंट ऐसे ही रूम एयर पे अच्छे से मेंटेन कर रहा है ऑक्सीजन लेवल, उनको मॉनिटर करना है. तो मॉनिटर वाइटल्स, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसेमिया. ये पेशेंट कुछ खा नहीं रहता है, तो वो भी हाइपोग्लाइसेमिया में जाने का चांसेस रहता है. सो मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया. न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग. हाउ टू न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग? न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग मीन्स पेशेंट ऑलरेडी कोमा में, अनकॉन्शियस स्टेट में, वो कुछ भी खा नहीं रहा है, तो उनको न्यूट्रिशनल, उसका भी न्यूट्रिशनल कुछ भी नीड्स रहेगा वो हम लोग प्रोवाइड करना है. ओके, नर्सिंग स्टाफ. सो हाउ टू प्रोवाइड? बाय गिविंग IV फ्लूइड्स एंड बाय गिविंग नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग. ओके, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग मतलब जो राइस ट्यूब से हम लोग फीड देते हैं, उनसे फीडिंग करना है पेशेंट को. जैसे टाइम रहेगा मॉर्निंग से लेके रात तक, हम जैसे खाना खाते हैं वैसे 2 आवरली 3 आवरली जैसे डॉक्टर्स ने ऑर्डर्स में लिखा है, वैसे राइस ट्यूब फीडिंग देना है पेशेंट को. और पेशेंट ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन में है, डिहाइड्रेशन मतलब उसका फ्लूइड लेवल शरीर में बहुत कम है, तो वो पेशेंट को IV फ्लूइड भी दे सकते हैं. ओके, तो न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग उसमें क्या आता है? IV फ्लूइड्स भी पैरेंटल न्यूट्रिशन भी आता है. पैरेंटल न्यूट्रिशन मतलब बड़ा बैग्स रहता है, उसमें सब लिक्विड्स रहते हैं. उसमें लिपिड पेशेंट को जैसे जो शरीर को जरूरी है, अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब एक चीज़ में रहता है, उसको बोलते हैं पैरेंटल न्यूट्रिशन. तो पैरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट को, प्लस नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग दिया जाता है. तो इस तरीके से वो अनकॉन्शियस पेशेंट को न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग किया जाता है. तो नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट एंड बॉवल मूवमेंट्स. हाउ टू मॉनिटर? पेशेंट बेड पे है, उसको उठा नहीं जा रहा है, उस पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यूरिन पास कर रहे हैं, बॉवल मूवमेंट्स हो रहा है, स्टूल पास कर रहे हैं, पेशेंट को कुछ भी बारे में जानकारी नहीं है. तो ये कैसे प्रोवाइड करना है? पेशेंट यूरिन आउटपुट चार्ट करना है, कैसे यूरिन कैथेटर डालना है. ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर डालना है. और जब भी मेल पेशेंट रहेगा, मेल पेशेंट को कॉन्डम कैथेटर नहीं तो फॉलिस कैथेटर डाल के यूरिन आउटपुट चार्ट रखना है. और डेली पेशेंट का बॉवल मूवमेंट्स चेक करना है. हाउ टू चेक द बॉवल मूवमेंट्स? बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप. ओके, स्टेथोस्कोप यूज करके बॉवल मूवमेंट चेक करना है. अपने पेट में पैरासिस का आवाज आता है स्टेथोस्कोप से, सो टू चेक द बॉवल मूवमेंट. देन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मैंने पहले भी बोला था आपको, ग्लासगो कोमा स्केल यूज करते हैं. उसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करते हैं. उसमें मोटर रिफ्लेक्सेस रहता है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट का क्या आई का मूवमेंट्स कितना है, पेशेंट कितना हम लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है. हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट को, तो वो कितना हम लोगों को रिस्पॉन्ड करता है, पेशेंट के हाथ पाँव के मूवमेंट्स है या नहीं, ये सब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन. जब भी पेशेंट अपने पास आता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफकोर्स हो जाता है. सब CBC रहता है, LFT रहता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिनरी टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये सब टाइप का लैब इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का करके लेना है. ठीक है. नेक्स्ट, मेंटेनिंग द पेशेंट्स एयरवे.
इसमें रेस्पिरेटरी में जो हम लोग डिटेल में देखेंगे, रेस्पिरेटरी में मेंटेनिंग द एयरवे. हाउ टू मेंटेनिंग द एयरवे? बाय क्लीनिंग द ओरल hygiene, taking the oral hygiene of the patient means clean the oral cavity of the patient, suctioning the patient. ओके, सक्शनिंग करना है. पेशेंट खुद उसका सलाइवा जो आ रहा है वो निगल नहीं सकता है, सो सक्शनिंग जरूरी है पेशेंट का. पोजिशनिंग द पेशेंट, गिव प्रॉपर पोजीशन टू द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट खुद मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, तो हम लोगों की ये नर्सिंग केयर प्लानिंग है कि उनको पोजीशन देना है. पोजीशन द पेशेंट इन लैटरल और सेमी प्रोन पोजीशन. लैटरल पोजीशन दे सकते हैं, सेमी प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, मतलब पेट के बल फुलाना. ओके, सो परफॉर्म द ओरल हाइजीन एंड सक्शनिंग. ओरोफैरिंग सक्शनिंग मतलब फैरिंग तक अच्छे से सक्शनिंग करना है पेशेंट को. परफॉर्म द चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो मैंने बैक केयर में सिखाया आपको, राज है, पेट्रिसाज है और नीडिंग है, और ये सब टाइप का जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है, बाकी का ये सब मसाजेस पेशेंट को देना है. उस वजह से क्या होता है, जो कफ उधर जमा रहता है लंग्स में, वो बाहर आ सकता है पेशेंट का सक्शनिंग. कॉन्शियस पेशेंट को भी ट्रैकियोस्टोमी करते हैं. कॉन्शियस पेशेंट को भी ट्रैकियोस्टोमी करते हैं. जिनका कफ अंदर ज़्यादा है, जमा पड़ा है, तो उनको बाहर निकलने के लिए ट्रैकियोस्टोमी कर देते हैं. कंसीडर परफॉर्म द ट्रैकियल सक्शनिंग. ट्रैकियल जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रहेगा तो ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग करना है. देन मेंटेनिंग द एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन. पेशेंट का ओरल जो कैविटी है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि पेशेंट मुंह से कुछ नहीं ले रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो वो ओरल कैविटी है वो भी ड्राई हो जाता है. सो मेंटेन द हाइड्रेशन में मतलब उधर मॉइस्चराइजर लगाना है पेशेंट को थोड़ा थोड़ा, तो वो पानी से स्वैप से मुंह गीला करना है. मेंटेन द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द पेशेंट. रिमूव द पैराइटल पार्शियल डेंचर्स. जब भी जो पेशेंट को डेंचर्स मतलब जो दांत लगा रहता है वो निकालना है. जो नेचुरल डेंट नहीं है तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, डेंचर्स, वो डेंचर्स निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करना है. देन मॉनिटर द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन क्लोजली. ये सब करके पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो अच्छे से मॉनिटरिंग करना है, मतलब रेस्पिरेटरी का आवाज़ कैसा है, ओके, अंदर ये गर 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 आवाज़ है या नहीं, ये सब मॉनिटर हमको क्लोजली करना है. ओके, ये सब आता है एयरवे. ओके, मेंटेन द एयरवे ऑफ द पेशेंट्स टू टेकिंग द केयर ऑफ द अनकॉन्शियस. नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ द एस्पिरेशन. जब भी हम लोग आरटी फीड देते हैं पेशेंट को, तभी आरटी एस्पिरेशन हो सकता है पेशेंट को. अच्छे से हम लोग केयर नहीं लेंगे, पोजीशन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे थे राइस फीडिंग देने के टाइम, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्पिरेट हो सकता है. तो इंसर्ट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अच्छे से. ओके, जब भी इंसर्ट करते हैं वो तभी चेक करना है पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अंदर स्टमक के अंदर है या नहीं. जो भी मैंने प्रोसीजर सिखाया आपको तभी सिखाया है कि कैसे हम लोग को ये ट्यूब अंदर है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, ये मैंने उधर सिखाया है. सो नेक्स्ट इज द ट्रैकियल कफ इम्प्लेंटेशन. जो ट्रैकियोस्टोमी रहता है तो उसको भी कफ रहता है इम्प्लेंट करने के लिए, अंदर फिक्स करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब. सो वो अच्छे से इम्प्लेंट है या नहीं, ये बार बार हम लोगों को चेक करना है. एलिवेट द हेड ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का हेड अच्छे से एलिवेट करना है 30 डिग्री एटलीस्ट. नेक्स्ट, कंफर्म द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन द प्लेसमेंट. डेली फीड देने के टाइम राइस ट्यूब अंदर है या नहीं ये चेक ही करना है, उसके बाद ही फीड देना है. नेक्स्ट इज असेस द रिफ्लेक्सेस. जो गैस्ट्रोस्टोमी रिफ्लेक्सेस रहते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट रहता है, वो चेक करना है बिफोर फीडिंग. मेंटेन द पोजीशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग. बिफोर फीडिंग फॉलोअर पोजीशन देना है, आफ्टर फीडिंग हाफ एन आवर पेशेंट को वैसे ही रखना है. सो मेंटेन द पोजीशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग. होल्ड द फीडिंग इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑकर. पेशेंट को जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा
पेशेंट को बहुत शैलो रेस्पिरेशन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है, तो क्या करना है, तभी फीडिंग रोक देना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स, मतलब पेशेंट का सेफ्टी देखना है, पेशेंट के बाजू में साइड रेस्ट लगाया है या नहीं। ओके, जब भी बेड पे हम लोग सुलाते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो उसके बाजू में साइड रेस्ट रहना ही चाहिए वो बेड की। अवॉइड एनी इंजुरी ऑफ फॉल्स। ओके, तो पेशेंट बेड से गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए साइड रेस्ट लगाना ही है। देन सेंसरी स्टिमुलेशन, स्किन केयर एंड ओरल केयर। सेंसरी स्टिमुलेशन अच्छे से रहने के लिए पेशेंट को स्किन केयर देना है बाय गिविंग स्पंज बाथ, ओके, एंड ओरल केयर देना है। देन अवॉइड ओवर सिडेशन, पेशेंट को सिडेशन मतलब जो नींद की दवाई वगैरह रहता है वो एक्चुअली देते ही नहीं है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उसको देते ही नहीं, पर इसमें लिखा है अवॉइड सिडेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। देन डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट कंटिन्यू एक पोजीशन में रह के पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस का चांसेस रहता है, सो फिजियोथेरेपी डेली करना चाहिए पेशेंट का। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो मैंने बॉडी मैकेनिक्स में सिखाया वो सब टाइप का एक्सरसाइज ये अनकॉन्शियस पेशेंट को देना चाहिए, उसको करके लेना चाहिए, नहीं तो फिजियोथेरेपी का रेफरेंस देना चाहिए ये पेशेंट के लिए, टू प्रिवेंट द डीवीटी। ओके, डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस और स्ट्रेस अल्सर, पेशेंट कंटिन्यू बेड पे रह के पेशेंट को बेड सोर हो सकता है, तो फिजियोथेरेपी ये पेशेंट को मस्ट है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट की, वो पेशेंट की प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉशिंग जरूरी है। ओके, सो इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या आता है, असेप्टिक टेक्निक्स, हैंड वॉशिंग टेक्निक, ओके, प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ईच एंड एवरी प्रोसीजर एंड हैंड वॉशिंग, ये सब किसमें आता है, यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल में। नेक्स्ट, फ्लूइड बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल नीड्स। फ्लूइड बैलेंस टू असेस द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हाउ टू असेस, असेसमेंट में मैंने सिखाया है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन रहेगा तो पिंच करेंगे तो स्किन वैसे के वैसे रहता है, ओके, ड्राई दिखता है स्किन, सो असेसिंग द हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट को ओवरलोड फ्लूइड होता है तो क्या आता है, एडिमा आता है, स्वेलिंग आता है पेशेंट के पूरे बॉडी में। सो नेक्स्ट इज द कंप्लीट न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है पेशेंट को, पेशेंट जब भी अच्छे से हम लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेशेंट का जो बॉडी स्टेटस रहता है वो हेल्दी दिखता है, ओके। जब भी हम अच्छे से फीड नहीं देंगे तो पेशेंट क्या दिखेगा, डिहाइड्रेटेड दिखेगा, ओके। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। जब भी हम लोग कुछ भी देते हैं पेशेंट को तो इनटेक में चार्टिंग करना है, आउटपुट जब भी निकालते हैं तभी आउटपुट में चार्टिंग करना है, पूरा डेली का इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है, ये मेंटेन करना है। निगेटिव बैलेंस रहेगा तो भी इन्फॉर्म करना है डॉक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग द यूरिनरी रिटेंशन। हाउ टू प्रिवेंट यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन मतलब जो पेशेंट को यूरिन नहीं पास हो रहा है, ब्लैडर फुल है पर यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, यूरिनरी कैथेटर डालेंगे और मेल पेशेंट में कॉन्डोम कैथेटर डालेंगे और यूरिन आउटपुट मेंटेन रखेंगे। एंड ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर फीवर एंड क्लाउडी यूरिन। पेशेंट का जो यूरिन आ रहा है बैग में, तो वो यूरिन का कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, ऑर्डर कैसा है, ये सब चेक करेंगे। इंस्पेक्ट द एरिया अराउंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस। जो पेशेंट का कैथेटर डाला है तो कैथेटर केयर देना भी मस्ट है। ये सब किस में आता है, नर्सिंग प्लान, ओके। जो केयर दे रही है स्टाफ नर्स, वो स्टाफ नर्स ये पूरा नर्सिंग प्लान मेंटेन करेगी, केयर प्लान। हाँ, फीडिंग ट्यूब रहते हैं वो सब एज वाइज अलग अलग नंबरिंग के रहते हैं। मतलब एक तो फीड देने के लिए करते हैं, कोई फीडिंग ट्यूब ऐसा लगता है हाँ, यूरिन के लिए भी यूज करते हैं क्या? हाँ, कभी कभी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन रहता है, थोड़ी देर के लिए पेशेंट को यूरिन बाहर नहीं आ रहा है तो
फीडिंग ट्यूब, जो इन्फेंट फीडिंग ट्यूब रहता है वो डाल के यूरिन निकाल देते हैं। वो 2 मैंने टाइप बताया यूरिनरी कैथेटर में, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एंड कौन सा 2 कैथेटराइजेशन मैंने बताया था यूरिनरी में, एलिमिनेशन में बताया था ना मैंने। 2 टाइप से कैथेटराइजेशन करते हैं हम लोग, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एंड कौन सा इनवेलिंग कैथेटराइजेशन, इनवेलिंग एंड इंटरमिटेंट। सो ये 2 टाइप के कैथेटराइजेशन हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो उसको फीडिंग ट्यूब बोलते हैं। हाँ, फीडिंग ट्यूब जो थोड़ी देर के लिए डालते हैं, यूरिन बाहर निकाल के लेते हैं और उसके बाद में वो कैथेटर निकाल के लेते हैं। ओके, और जो कैथेटर है कोमेटोस पेशेंट में डालते हैं वो कंटिन्यू 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए डाल के रखते हैं। ओके, पर वो चेंज करना रहता है, उसमें भी 2 टाइप्स रहते हैं, पॉलिश कैथेटर रहता है, सिलिकॉन कैथेटर रहता है। तो सिलिकॉन कैथेटर है वो पूरा 1-2 महीने तक अच्छे से चल सकता है। फिर भी उसमें जब भी यूरिन जब भी ज़्यादा देर के लिए हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं तो यूरिन रूटीन करना जरूरी रहता है। तो पेशेंट के रिलेटिव को बता के रखना है कि यूरिन रूटीन पेशेंट का करके लेना है बार बार विद इन आफ्टर एवरी 20-25 डेज में, क्योंकि ये पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन दिस प्रिवेंटिंग द यूरिनरी रिटेंशन use urinary catheter, condom catheter in male patient, observe the patient's fever and cloudy urine, patient को फीवर आ रहा है या नहीं ये भी चेक करना है, क्योंकि जब भी यूरिनरी इन्फेक्शन रहता है तो पेशेंट को टेम्परेचर आ सकता है। इंसर्ट द एरिया अराउंड, इंस्पेक्ट द एरिया अराउंड द यूरेथ्रल ऑरिफिस, जो यूरेथ्रा एरिया है वो डेली चेक करना है, उधर कुछ इन्फेक्शन हुआ है या नहीं ये भी चेक करते रहना है। मॉनिटर द इनकॉन्टिनेंट पेशेंट फॉर द स्किन इरिटेशन, जो पेशेंट इनकॉन्टिनेंस का चांसेस है, जब भी ड्रॉप यूरिन पास होता है तो ये एरिया क्या होता है कंटिन्यू क्या होता है उधर गीला ही रहता है, और गीला रहने के बाद उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी बढ़ेंगे तभी क्या होगा इन्फेक्शन होगा। सो जिसको इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है, जो भी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट है तो उसका स्किन डेली आप लोगों को चेक करना है फॉर इरिटेशन, ब्रेकडाउन और एनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट, प्रमोटिंग द बॉवल फंक्शन, यूरिनरी देखा हमने, अभी बॉवल फंक्शन देखेंगे। असेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट को हम लोग फीड देते जा रहे हैं पर पेशेंट को मोशन ही पास नहीं हो रहा है, तो क्या होगा पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंट हो जाएगा। सो असेस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेशेंट का एब्डोमेन डेली चेक करना है, वो फुल है या एम्प्टी है ये चेक करना है, उसके बाद फीडिंग देना है। ओके, मॉनिटर द बॉवल मूवमेंट्स मॉनिटर करना है बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। परफॉर्म अ रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर साइन ऑफ फीकल इम्पैक्शन, फीकल जब भी स्टूल अंदर फंसा रहेगा तो इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो वो भी चेक करते रहना है बार बार। स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करना है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है तो क्या करना है मेडिसिन यूज़ करना है, बाय डॉक्टर्स ऑर्डर्स यूज द स्टूल सॉफ्टनर एंड यूजिंग एनिमा प्रोसीजर्स। ओके, एनिमा देते रहना है जो पेशेंट को स्टूल पास नहीं हो रहा है। ओके, ये सब यूज करके बॉवल मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ सेंसरी स्टिमुलेशन, पेशेंट का सेंसरी स्टिमुलेशन चेक करना है। टाइमिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट डेली, पेशेंट कोमेटोज रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा तो भी पेशेंट के साथ बातचीत करते ही रहना है, पेशेंट को टाइम बताना है। अभी मॉर्निंग हुई है तो पेशेंट को बोलना है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऐसे सब कम्युनिकेशन रखना है। पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा फिर भी, क्योंकि उसका सेंस ऑर्गन ये जो हियरिंग सेंस है वो अच्छे से काम कर रहा रहता है, तो पेशेंट सुनता है। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा तो वो सुन सकता है,
सो ये सब कम्युनिकेशन आपको करना ही है, जो स्टाफ वो पेशेंट की केयर कर रही है. ओके, टाइमिंग एंड ओरिएंट द पेशेंट, ओरिएंट द टाइम डेली. Maintain the sense of daily rhythm by keeping usual day and night pattern. पेशेंट को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऐसे बोलते रहना है, तो तभी पेशेंट को समझेगा अभी मॉर्निंग हुई है, अभी हम लोग को केयर देने के लिए आ रहे हैं स्टाफ. पेशेंट समझेगा कि अभी हम लोग को स्पंज बाथ देंगे, फिर राइस ट्यूब फीडिंग देंगे. तो ये सब पेशेंट को तभी समझता है, ये सब ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है जब भी आप लोग पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं. मेंटेन द सेम शेड्यूल एवरी डे. जो पेशेंट का शेड्यूल है वो एवरी डे सेम ही कैरी करना है. टच एंड टॉक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टच करके ही पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है. ओके, ऑलवेज एड्रेस द पेशेंट बाय हिज नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ईच एंड एवरी टाइम. ओके, कुछ भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है. अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा फिर भी पेशेंट को नाम लेके, पेशेंट का नाम लेके ही उसको पुकारना है. एंड ये सब इसमें उसके फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करना है. ठीक है, ये सब किसमें आता है? प्रोवाइडिंग अ सेंसरी स्टिमुलेशन. पेशेंट का सेंसरी स्टिमुलेशन हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, उसके साथ बातचीत करके अच्छे से केयर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मीटिंग द फैमिली नीड्स. फैमिली जब भी रहते हैं, फैमिली बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में रहते हैं. जब भी उनके घर में कोई भी पर्सन अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है तो फैमिली मेम्बर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं. तो उनको कैसे फैमिली मेम्बर को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए. फैमिली सपोर्ट देना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट देना चाहिए. फैमिली को बोलना है आप पेशेंट को सपोर्ट करो. एजुकेट द नीड्स ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के क्या क्या नीड्स है तो उसके बारे में एजुकेट करना है उसके फैमिली मेम्बर्स को. केयर टू बी प्रोवाइडेड. कौन सी केयर उनको देनी जरूरी है वो सब उनके फैमिली मेम्बर को भी बताना है. जो हमने इधर देखा है ये सब पेशेंट को केयर देना जरूरी है. न्यूरोलॉजिकल केयर है, पर न्यूट्रिशनल नीड है, एलिमिनेशन नीड है, ये सब नीड देना पेशेंट को जरूरी है. ये सब फैमिली मेम्बर को भी हम लोगों को सिखाना है, उनको एजुकेट करना है इसके बारे में. लेट द फैमिली मेम्बर्स सी दैट द पेशेंट इज रिसीविंग हाई क्वालिटी प्रोफेशनल एंड केयर. पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को बताना है कैसे केयर देनी है, ये केयर देने से क्या होता है, पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, जब भी पूरा लॉन्ग प्रोलॉन्ग सो के पेशेंट को क्या हो सकता है और वो कैसे हम लोगों को अवॉइड करना है. ओके, देन इंक्लूड द फैमिली मेम्बर्स इन द पेशेंट्स केयर टू द एक्सटेंट दैट दे कैन एंड वांट. पेशेंट के फैमिली मेम्बर को एक्सटेंड करना है, उनको वो जब भी पेशेंट को केयर देनी रहती है तो उनको इन्वॉल्व करना है स्पंज बाथ में. सो आप जब स्पंज बाथ देते हो तभी पेशेंट के रिलेटिव को करना रहता है तो उनको भी करने के लिए देना चाहिए. ओके, अलाउ द सिग्निफिकेंट अदर्स टू स्टे विद द पेशेंट. पेशेंट के आजू बाजू में उनके रिलेटिव है ये बताना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि वो सुन सकता है. तो पेशेंट को बताना चाहिए कि आपकी मम्मी आई है, आपकी वाइफ आई है. तो कौन सा भी रिलेशन उनके बाजू में जो खड़ा है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए. मेंटेनिंग द कॉर्नियल इंटीग्रिटी. जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो उनके एक तो आँख खुले रहते हैं या तो बंद रहते हैं. ओके, सो आई केयर भी मस्ट है. प्रोटेक्ट द आई रेगुलरली. इंस्पेक्ट द आई. इंस्पेक्शन करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए पेशेंट के आई का टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन. कॉर्निया जब भी कंटिन्यू ओपन रहता है आई तो क्या होता है ये पूरा ड्राई हो सकता है. कॉर्निया जो वाइट पार्ट रहता है आई का वो क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है. सो ये आई की केयर लेनी ज़्यादा जरूरी है. क्लीन द आई बॉल, क्लीन द आईज विद द कॉटन बॉल्स, मॉइस्चर एंड विद द मॉइस्चर स्टेराइल वाटर. स्टेराइल वाटर से या तो नॉर्मल सलाइन से आई डेली क्लीन करना चाहिए. ईच एंड एवरी ड्यूटी स्टाफ की ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर कैसे लेंगे. एंटीबायोटिक ड्रॉप्स.
जब भी पेशेंट को आई इन्फेक्शन रहेगा तो डॉक्टर्स लिख के देते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स लिख के देते हैं, तो वो आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हो आप। देन आई मॉइस्चर यूज कर सकते हो। कोल्ड कॉम्प्रेशन में बी प्रिस्क्राइब फॉर प्री ऑर्बिटल एडिमा। जब भी पेशेंट को आई स्वेलिंग रहेगा तो क्या करना है, कोल्ड कॉम्प्रेशन यूज करना है। अवॉइड पासिंग द सक्शन कैथेटर नियर टू द पेशेंट आईज। पेशेंट के आईज में वगैरह नहीं डालना है। अवॉइड द कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेशेंट्स आई एंड बेडिंग वाइल चेंजिंग द पोजिशन। पेशेंट के मुंह पे किधर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए जब भी आप दूसरा प्रोसीजर कुछ भी कर रहे हो। इन्फेक्टेड बेड मेकिंग है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, एनीमा है, ये सब प्रोसीजर करने के टाइम बाकी किधर भी पेशेंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। देन जब भी पेशेंट का ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस रहेगा, आई ओपनिंग का मूवमेंट्स है, तो वो भी केयर लेना है, पेशेंट आई मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ द आईज। लॉस of these protective mechanism result in drying and ulceration of the cornea when can lead the permanent scarring and blindness। जब भी पेशेंट का आई कंटिन्यू ओपन रहता है तो ड्राई हो सकता है कॉर्निया और पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो ये प्रिवेंट करने के लिए ये आई केयर ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द हेल्दी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन बाय केयरिंग द ओरल कैविटी। ओके, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का केयर कैसे लेंगे? बाय गिविंग द ओरल कैविटी केयर। असेसमेंट ऑफ द ओरल कैविटी एवरी डे एंड ईच एंड एवरी आफ्टर एवरी 8 आवर्स। आफ्टर एवरी 8 आवर्स पेशेंट की ओरल कैविटी केयर देना जरूरी है। मॉर्निंग स्टाफ भी देना है, इवनिंग स्टाफ देना है, नाइट स्टाफ भी देना ही है। फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन by using the hydrogen peroxide solution, by using the other mouthwash which are available in the medicals. The patchy and coated tongue, dental caries, exposed dental roots, plaque, hardened crust, excessive nasal and oral secretions, इसके वजह से क्या होता है, डेंटल केरीज होता है, पेशेंट को ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। सो ओरल केयर देनी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ लिप लुब्रिकेंट। पेशेंट के लिप्स ड्राई हो सकते हैं तो यूज द मॉइस्चराइजर फॉर द लिप्स। डेली रिपोजिशनिंग ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब रहती है उसको क्या रहता है, हम लोग टाई करके रखते हैं, तो ये चेंज करना भी जरूरी है क्योंकि पेशेंट को अदर एंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से क्या होता है, अल्सरेशन हो सकता है। सो अंदर माउथ केयर भी जरूरी है और वो चेंजिंग पोजिशन चेंज शुड बी डेली। देन अटेंडिंग द थर्मो रेगुलेशन। पेशेंट जब भी एक जगह पे रहेगा तो उसके पीछे कंटिन्यू रबर शीट रहता है और वो मैट्रेसेस रहता है, उसके वजह से क्या होता है, पीछे से क्या होता है, भाप मारती है। सो ये थर्मो रेगुलेशन ज़्यादा जरूरी है पेशेंट को। इसके लिए क्या करना है, 2 आवरली पोजीशन देना है। एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट, पेशेंट का टेम्परेचर एक्यूरेट मेजर करना चाहिए, वाइटल्स चेक करना चाहिए। एडजस्ट द रूम टेम्परेचर, पेशेंट का रूम टेम्परेचर है वो एडजस्ट करना चाहिए। डेली पोजिशनिंग देना चाहिए 2 आवरली। मैनेजिंग द हाइपरथर्मिया, पेशेंट को जब भी शिवरिंग रहेगी तो ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए। लाइट बेडिंग यूज़ करना चाहिए, जो पेशेंट का बेडशीट्स रहता है वो भी अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए। स्पंज बाथ करना चाहिए डेली। हाइपोथर्मिया, इन हाइपोथर्मिया यूज ब्लैंकेट्स। फ्रीक्वेंट टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज इंडिकेट टू असेस द patients respond to the therapy and to prevent the excessive decrease of the temperature and shivering। पेशेंट को स्पंज बाथ देना चाहिए। ये सब किसके लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रखने के लिए ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग द सेंसरी ओवरलोड। डिमिनिश द लाइट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम टू स्टिमुलेट नाइट एंड डे सर्कल। पेशेंट जब इसको अनकॉन्शियस रहेगा तभी भी नाइट में आपको लाइट अच्छे से मेंटेन करना है, नहीं तो बुझाना है।
जैसे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड एंड फैमिली नीड्स। कीप द नॉइज लेवल एट मिनिमम, पेशेंट के आजू बाजू में आवाज़ नहीं चाहिए। एंड आंसर अलार्म प्रॉम्प्टली, मतलब पेशेंट को ईच एंड एवरी टाइम उसके साथ बातचीत करना है, उसको आंसर देना है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, पेशेंट कंटिन्यू सो के क्या होता है, उसका जॉइंट क्या हो सकता है, स्टीफ हो सकता है। सो ये जॉइंट मूवमेंट्स जरूरी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, ये सब हम लोग करके लेना चाहिए। पेशेंट खुद नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या करना है, जो भी स्टाफ वहाँ पे है, जो पेशेंट को केयर दे रही है, वो ये सब एक्सरसाइज पेशेंट को डेली लेना चाहिए, या तो पेशेंट के रिलेटिव को सिखाना चाहिए। जब भी आपको टाइम नहीं रहेगा तो पेशेंट के रिलेटिव कर सकते हैं। ओके, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, पाँव के भी और हाथ के भी। ओके, इंक्लूडिंग द प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्शंस एंड डिफॉर्मिटीज। जो पेशेंट कंटिन्यू कोमा में रहते हैं तो उनके क्या हो सकते हैं, हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चर अवॉइड करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देना जरूरी है। उसमें क्या आता है, फिंगर मूवमेंट्स आता है, हाथ का मूवमेंट्स आता है, पाँव का मूवमेंट्स आता है। ओके, ये सब जो जॉइंट है उसमें मूवमेंट देना ही है। यूज द स्प्लिट्स फॉर आइवेंसो साइट्स, जब भी जो जहाँ पे वेंसो लगा है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे स्प्लिट यूज़ करना चाहिए। ओके, हेड इंजरी में पेशेंट रहता है, उसको अदर भी इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट्स में पाँव फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ फ्रैक्चर हो सकता है। सो हेड इंजरी का पेशेंट कोमा में जा सकता है। सो कोमा में पेशेंट को मालूम नहीं रहता है वो हाथ में क्या हुआ है, पैर में क्या हुआ है, तो उधर स्प्लिट लगा के रखना ज़्यादा जरूरी है। और प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, पेशेंट का बॉडी मैकेनिज्म अच्छे से मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग गिविंग ईच एंड एवरी पोजिशन। ओके, ये सब है अबाउट द केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। समझ में आया? इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अनकॉन्शियस पेशेंट में बेडसोर, या तो बेडसोर हो सकता है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है कंटिन्यू सो के। ओके, और आई में प्रॉब्लम हो सकता है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स। ओके, समझ में आया है? केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या क्या करना चाहिए, हम लोगों की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, क्यों दे रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब रीज़न भी मालूम रहना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो